नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगे आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। नवरात्र के पहले दिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और यज्ञशाला में आयोजित हवन में आहुतियां डाली। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्र उत्सव के पहले दिन उन्हें माता मनसा देवी के दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में 9 दिन माता की उपासना करना और उपवास रखना शक्ति की आराधना है और शक्ति की आराधना ही देश की आराधना है। चंडीगढ़ में बुधवार को श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की 19वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, जो श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस दौरान कुल 28 मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पंचकुला में अतिक्रमण हटाने के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही बैठक में कई अहम फैसलों की जानकारी दी गई। अहम फैसलों को मंजूरी भी मिली। वहीं आपको बताते हैं SMMDSB की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए और किन अहम मुद्दों को लेकर मंजूरी मिली। यह आपको हम बता रहे हैं, मंदिर परिसर के बरसाती नाले को लेकर पार्किंग की बात इसमें की गई है। पार्किंग में 50 वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही श्री वाटिका के निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 0.5 एकड़ भूमि पर विद्रा आश्रम भवन का निर्माण भी चल रहा है और 10.49 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य ये भी कराए जा रहे हैं। 5 मंजिला इमारत का वृद्धा आश्रम भवन बनेगा। इसके साथ ही सभी सुविधाओं के साथ यहां 19 डबल ऑक्यूपेंसी कमरे होंगे। वृद्धा आश्रम भवन में 52 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। SMMDSB के लिए 78.36 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली है। SMMDSB के अधिकारियों की वित्तीय शक्ति को बढ़ाने की भी मंजूरी मिली है। मुख्य प्रशासक की वित्तीय शक्ति 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी की वित्तीय शक्ति को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। सचिव की वित्तीय शक्ति 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कालका में श्री माता काली मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा के नए भवन और पंचकुला में किए गए विकास कार्यों समेत कई जानकारियां उनकी ओर से दी गईं। कांग्रेस के कई विधायकों ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि विधानसभा के जो सत्र रहते हैं, कार्यवाही रहती है, उसमें उनको बोलने का पूरा समय दिया जाए। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, सबसे पहले यही सवाल कि कांग्रेस के विधायकों ने आपको एक पत्र लिखा है, समय देने की मांग की है, क्या मामला है सर? देखिए, कांग्रेस के जो 12 पहली बार विधायक चुन करके आए हैं, उन विधायकों ने अपनी एक पीड़ा व्यक्त की है कि उनको विधानसभा के सेशन के दौरान बोलने का समय नहीं मिलता या कम मिलता है। और उनका इशारा जो है, उन्होंने लिखा है कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी जितना मर्जी समय बोले, लेकिन जो हमें जो समय है वो पूरा समय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये पीड़ा है कि जो पुराने विधायकों को समय ज़्यादा दिया जाता है, जो मुझे समझ लगा है।
और उन्होंने मुझे कहा भी है कि ये जो समय हमें उसको पूरा जो है जो सही से बंटवारा होना चाहिए और हमें नए विधायक होने के नाते ज़्यादा समय मिलना चाहिए। देखिए, एज पर रूल्स हम विधायकों की संख्या के मुताबिक समय अलॉट करते हैं। किस दल के पास कितने सदस्य हैं उसके मुताबिक उनको समय दिया जाता है और वो समय अलॉट करने के पश्चात जो पार्टी के उस दल के मुखिया हैं उन्होंने हमें लिस्ट देनी होती है कि कौन कौन से विधायक इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलेंगे। वैसे तो निर्णय जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने करना है। ये उन्होंने देखना है कि किस विधायक को बुलवाना है किसको नहीं बुलवाना। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पहली बार नए चुनकर के विधायक आए हैं उनको बोलने का भी समय मिलना चाहिए। ऐसा ही उन्होंने कहा है। मैंने कहा है कि अगली बार सेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखेंगे और समय जो है वो अनुपात में देने का प्रयास करेंगे। स्पीकर साहब, ये तो पिछले चाहे वो मॉनसून सत्र की बात करें या उससे पहले के बजट सत्र की बात करें, तमाम जो विधानसभा के सत्र रहते हैं उसमें जब आप सेशन खत्म होने के बाद जानकारी देते हैं, विपक्ष को समय तो पूरा दिया जाता है। जो आपने कितने घंटे कार्रवाई चली, कितना विपक्ष को समय मिला, कितना सत्ता पक्ष को मिला, समय तो पूरा दिया जाता है जो कार्रवाई में आप बताते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नेता विपक्ष के तौर पर या कांग्रेस के विधायक दल के नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने विधायकों के बीच में समान बंटवारा समय का करना चाहिए। हाँ, यही मेरा ख्याल है। ये जो उन्होंने लिख करके दिया है वो यही दिया है कि हमें जो पहली बार चुने गए विधायक हैं उनको भी बोलने का समय मिलना चाहिए। और जो व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा कि जो पुराने विधायक हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं ज़्यादातर उनको समय मिलता है और नए विधायकों को समय नहीं मिलता। साथ ही सर, अब हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर पिछले दिनों आप दिल्ली गए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई। उसके बाद आपने चंडीगढ़ पहुंचकर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल से भी मुलाकात की है। क्या बातचीत हुई सर? आगे एक कदम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, जिस विषय को लेकर के हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की थी और मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रस्ताव को ठीक समझा था कि निश्चित तौर पर चंडीगढ़ में ही इस विधानसभा के साथ ही कहीं अलग से एक नया विधान भवन जो है वो बनना चाहिए, ताकि एक वो पूरी सुविधाएं जो एक विधानसभा के भवन के अंदर होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो हमारा विधानसभा का कक्ष है या कमेटीज़ हैं या मीडिया है, इन सब को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज हमें मिल नहीं रही। इसलिए नए विधानसभा भवन का प्रस्ताव किया है ताकि आगामी आने वाली स्थिति को देखते हुए, परिसीमन को देखते हुए जो 2026 के अंदर होने जा रहा है उस समय सीटों की संख्या बढ़ेगी निश्चित तौर पर, और जो भी संख्या बढ़ेगी उस बढ़ी हुई संख्या को बिठाने का प्रोविज़न हमारे इस विधानसभा कक्ष के अंदर नहीं है। तो हमने एक आदरणीय अमित शाह जी से मिलकर के बेनती की थी, पहले उनको पत्र भी लिखा था, फिर उनसे मिलकर के भी मैं आया हूँ। और उसके पश्चात पंजाब के राज्यपाल आदरणीय पुरोहित जी से भी मिला और उनको भी मैंने निवेदन किया कि विधानसभा भवन के लिए हमें जल्दी से जल्दी चंडीगढ़ में और इस विधानसभा के निकट ही और स्थान उपलब्ध कराया जाए जहां एक अच्छा भवन बना करके ये सारी दिक्कतों को दूर किया जा सके। इसके साथ साथ सर, अभी जो मौजूदा हरियाणा विधानसभा के पास भवन है उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है। हेरिटेज इमारत होने के चलते कुछ प्रोटोकॉल को भी वहाँ पर जो है वो उनका भी पालन किया जाना जरूरी है। आपने बैठक ली थी अधिकारियों के साथ, यूटी के अधिकारियों के साथ। क्या काम में जो वो स्पीड नहीं है सर? लगता है ऐसा स्थिति देखकर कि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं काम को जो स्पीड देनी चाहिए विधानसभा के भवन के लिए रेनोवेशन में वो दे नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल ये तो बात सही है आपकी। देखिए, 3 साल से इस विधानसभा भवन को रेनोवेट करने के लिए
टेंडर लगाए जाते हैं, कभी काम का अलॉटमेंट होती है, काम होता नहीं है, और बार बार आग्रह करने के पश्चात भी जो अधिकारी हैं, जो आज कमिटमेंट करके जाते हैं, उस कमिटमेंट के ऊपर कहीं भी पूरा नहीं उतरते। इसी को लेकर के एक बैठक मैंने उच्च अधिकारियों के साथ, चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन के थे, हरियाणा जो लोक निर्माण विभाग है उनके थे, या अन्य अधिकारी थे, उन सभी से एक बैठक की है और उनको कहा है कि एक टाइम बाउंड तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर विधानसभा का भवन पूरी तरह से रेनोवेट होकर के मिलना चाहिए। और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसके अंदर ढिलाई बरते हैं या काम को सही ढंग से नहीं करते, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो आप आगामी बजट सत्र जो आएगा उससे पहले जो आपने विधानसभा को ई विधानसभा का प्रारूप देने का जो फैसला किया है, उस कड़ी में आपका काम जारी है? क्या उम्मीद करें कि कुछ स्तर पर काम पूरा भी हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने जो ई विधानसभा का बनाने के लिए, विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाए। हमारे पास जो हरियाणा सरकार का जो फंड था, जो हरियाणा सरकार का हिस्सा था, वो हिस्सा हमारे अकाउंट में आ चुका है और 1 या 2 दिन के अंदर जो केंद्र के मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से पैसा आना है वो भी यहाँ हमारे अकाउंट में आ जाएगा। और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से इस विधानसभा को पेपरलेस बनाने का कार्य ऑलरेडी MOU साइन हो चुका है। उसके पश्चात भी 2 बैठकें हो चुकी हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और जल्दी ही इसका एग्जीक्यूशन का कार्य शुरू हो जाएगा। पहले एक हम दिक्कत सोच रहे थे, लेकिन हमने उसका वे आउट निकाला है कि कुछ हमारे जो ब्रांचेस हैं उनको शिफ्ट करके वहीं असेंबली के अंदर जगह क्रिएट की है और उसके अंदर भी कार्य शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि जल्दी ही, और हमने ये संकल्प किया कि आने वाले जो बजट सत्र है उस बजट सत्र से पहले विधानसभा को पेपरलेस विधानसभा हम करेंगे। उनके पेपरलेस बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा रही हैं। सर, आप हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा से जुड़े तमाम मामलों पर आपसे बातचीत की है, लेकिन आप पंचकुला के विधायक भी हैं। पंचकुला में डेवलपमेंट के नज़रिए से अब किस तरह के काम हो रहे हैं? चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का पंचकुला पर काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है। पिछले दिनों PMDA बनाने का फैसला हुआ, इसके बाद पंचकुला के मोरनी क्षेत्र को टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करने का फैसला हुआ। तो ये पंचकुला में किस स्तर पर काम हो रहा है सर? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने पंचकुला को मेट्रोपॉलिटन जो सिटी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया। आज से पहले 2 ही केवल जो शहर हैं, चाहे वो फरीदाबाद है या गुरुग्राम है, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी हुई है। तीसरा पंचकुला को चयनित किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार से ये PMDA के अंदर कार्य शुरू होगा, आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन होगी, कोई डिले नहीं होगी, डबलिंग नहीं होगी और उसके पश्चात कार्य जल्दी हो सकेंगे। और PMDA जहाँ पर आ जाता है या डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई बन जाती है तो निश्चित तौर पर जो भी, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो वहाँ पर डेवलपर है कोई, या रियल एस्टेट के अंदर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो आकर्षित होते हैं और वो यहाँ आने शुरू हो गए हैं। और उसी का परिणाम है कि जो यहाँ की ज़मीनों के रेट हैं वो लगभग 3 या 4 गुना बढ़ चुके हैं। और नए इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री जो है आज पंचकुला की ओर आकर्षित हुई है। अभी सरकार ने फार्मा इंडस्ट्री को लाने के लिए, फार्मा इंडस्ट्री से जितनी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं, बद्दी से या परमाणु से या कालेआम से, उनसे बात की है और उनके लिए हम प्लॉट्स भी फ्लोट कर रहे हैं ताकि वो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है 500 गज से लेकर के 5000 गज तक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक प्लॉट हम
उनकी ऑक्शन के लिए डाल दिए हैं और जल्दी ही उनकी ऑक्शन हो जाएगी। और फार्मा इंडस्ट्री जो आज बद्दी के अंदर है, वो सारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो पंचकूला के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। सर 2 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा होने जा रहा है, गठबंधन सरकार का। उस नाते आपको भी पंचकूला की जनता ने 2019 में, आज से 2 साल पहले दूसरी बार विधायक बनाया। अब आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 2 साल का जो कामकाज है मोटे तौर पर पंचकूला की डेवलपमेंट का, संतुष्ट हैं आप? और आपने जो चुनाव में वायदे किए, सपने जो आपने देखे हैं पंचकूला के विकास के लिए, वो पूरे होने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए पवन जी, जिस प्रकार से 5+2 5 साल पहली टर्म थी 14 से 19 तक, और 2 साल ये पूरे होने जा रहे हैं। इन 7 सालों के अंदर जिस प्रकार से पंचकूला आगे बढ़ा है, पंचकूला के अंदर विकास की दृष्टि से नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, नई योजनाएं आई हैं, और उससे ये लगता है कि पंचकूला निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और जो पंचकूला के अंदर विकास की संभावनाएं और बढ़ेंगी। पंचकूला एक डेवलपिंग सिटी है। 7 साल से पहले ये इसको इग्नोर किया था, जानबूझकर इसको इग्नोर किया गया था, चाहे उसको क्षेत्रवाद की राजनीति कह लीजिए या आपस के अंदर जो व्यक्तियों का टकराव कह लीजिए या पार्टी के अंदर गुटबाजी कह लीजिए। उस गुटबाजी जो कांग्रेस के अंदर थी, उसका खामियाजा पंचकूला को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो विधायक थे यहाँ से वो एक गुट से थे, मुख्यमंत्री जी दूसरे गुट से थे, जो लोकसभा के एमपी थे वो अलग दूसरे गुट से थे और मुख्यमंत्री दूसरे गुट से थे। इस कारण पंचकूला को उपेक्षित किया गया। इसके अंदर कोई विकास की कोई भी काम 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे और उससे पहले 5 साल का जो कार्यकाल था वो मैं समझता हूँ कि पंचकूला को बहुत पीछे ले गया। लेकिन हमने 7 साल के अंदर लगभग 4,500 करोड़ रुपए के नए विकास कार्य पंचकूला के अंदर शुरू किए और जिससे लोग आज ये कहने लगे हैं कि पंचकूला अब तरक्की की राह के ऊपर है। पंचकूला के अंदर एक टूरिज्म को लेकर के भी बड़ा प्रयास हुआ है। जो हमारा मोरनी हिल्स का एरिया है, वहाँ जो टिक्कर ताल है, वहाँ पर जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्पोर्ट्स और ई ट्रैकिंग, ये सारी जो चीज़ें शुरू हुई हैं, उससे टूरिज़्म की संभावना भी बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर मोरनी एक टूरिज्म का हब बनेगा। बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो विधानसभा से जुड़े हुए तमाम मामलों में बात कर रहे थे और नया भवन विधानसभा का बने उसको लेकर जो तैयारी है उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा पंचकूला के डेवलपमेंट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि पिछले 7 साल में पंचकूला में 4,500 करोड़ रुपए का से ज्यादा का विकास कार्य हुआ है और आगे भी पंचकूला जो है वो और अच्छे से विकसित हो, इसको लेकर प्रयास जारी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकूला। वहीं लोहारू हलके के पहाड़ी माता मंदिर में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के पहाड़ी माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना की और लोगों की खुशहाली को लेकर कामना भी की। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी गांव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के भेष में कुछ लोग भाईचारा और सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब सारी जिम्मेदारी क्षेत्रवासियों को सौंप दी है। आने वाले समय में सबके साथ मिल बैठकर समझाने का प्रयास होगा। आज पहला नवरात्रा है और हमारे क्षेत्र की कुल देवी पहाड़ी माता के दरबार में मैं पेश हुआ हूँ। हजारों की संख्या में मेरे क्षेत्रवासी भी आए हैं और सब ने पूजा अर्चना करके अपने इलाके के विषयों की चर्चा की, किसानों की भलाई की चर्चा की और किसानों के भेष में जो असामाजिक तत्व हमारा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना चाहते हैं, हमारा सद्भाव खत्म करना चाहते हैं, आज मैं सारी जिम्मेदारी अपने क्षेत्रवासियों को दे के चला हूँ और उन्होंने इसका कड़ा संज्ञान लिया है
और आने वाले वक्त में जो सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको मिल बैठ के प्यार से समझाएं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि भावांतर भरपाई योजना के तहत 500 करोड़ बाजरे की फसल का पैसा कल से किसानों के खाते में डलना शुरू हो जाएगा। किसानों के खाते में 500 करोड़ रुपया अगले हफ्ते में बाजरा किसान हैं कम से कम 4200 ज़्यादा से ज़्यादा 6000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमने वायदा किया था कल से डलने शुरू हो जाएगा। 25% जो खरीद करी जाएगी वो अलग है, ये खाते में पैसा तुरंत डाल दें ताकि किसी को खाद बीज या सरसों की बिजाई करनी है, गेहूं की बिजाई करनी है, किसान भाई को दिक्कत ना आए। कृषि मंत्री ने कहा कि ईमानदारी से किसानों की सेवा करना उनका फर्ज है और उसी भावना से किसानों के हित में काम करने में लगे हैं। ना किसी से वैर, ना किसी से मोह, ईमानदारी से किसान की सेवा करना, उस भावना से हम लगे हुए हैं और उसी का परिणाम है कि रात के 10 बजे ये कार्यक्रम बना और सुबह 8 बजे हज़ारों की संख्या में, जबकि खेत के अंदर 1000 रुपये में मजदूर नहीं मिलता, इतना काम का वक्त है। ये प्यार दर्शाता है इन किसानों का। मैं इनको नमन करता हूँ और इनका ऋणी हूँ और इनका ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने कार्यकाल में नौकरियां बेचते थे, भ्रष्टाचार करते थे। उन लोगों को हमारी सरकार पसंद नहीं है और वो लोग किसानों के भेष में हमारा सिस्टम बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उनको पहचान लिया है और अब उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ लोग हैं जो नौकरियां बेचते थे, भ्रष्टाचार करते थे, गरीब के कमज़ोर बच्चे की नौकरी प्रतिभाशाली की पैसे के दम पे बेच देते थे। उन लोगों को हमारी सरकार पसंद नहीं है। वो आज किसान का बेस बन के हमारे सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं, अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, लेकिन वो समाज के सामने पहचाने जा चुके हैं। समाज उनको स्वीकार नहीं करता। वहीं उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आंदोलन से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह शौरान की रिपोर्ट। वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश के अंदर लगभग 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का जो उद्घाटन हुआ है, उसी मौके पर हम सब इकट्ठे हुए थे। और सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने कोरोना की इस घड़ी को देखते हुए देश के अंदर ऑक्सीजन को एक तरह से आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया है। देश के अंदर इतने ऑक्सीजन प्लांट दिए हैं, उसके लिए बधाई देता हूँ। क्योंकि पिछली जो हमारी वेव्स आई, पहली वेव के अंदर तो ऑक्सीजन की हमें कोई किल्लत नहीं हुई, लेकिन दूसरी वेव के अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हुई। और उसी को देखते हुए जिस तरह से बीमारी के टाइम में ऑक्सीजन को दूसरे जगह से लाकर यहाँ ट्रांसपोर्ट करना एक बड़ी चुनौती थी, और उसी को देखते हुए अब सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। हमारे ज़िले में भी 500 का पहले लग चुका है यहाँ, और आज 1000 लीटर पर मिनट की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी का जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तीसरी लहर आती है और ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरी तरह सक्षम हैं। इथेनॉल बनता है तो इस पर भी स्टडी की जाए। विभाग ने कहा कि हम इस पर स्टडी करते हैं। अगर ऐसा बनता है तो हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिए खासकर बहुत अच्छा होगा कि अगर इथेनॉल बनता है तो हमारा जो बाजरे की जो कंजम्पशन है, आपको पता है कि खाने में तो बहुत कम यूज़ होता है और भी कोई इसका यूज़ है नहीं। हमने पिछली बार भी बिस्किट वगैरह बनाने के लिए भी बाजरा यूज़ किया है, और इसी दिशा में अब इथेनॉल भी अगर बनता है तो इथेनॉल भी बनाएंगे ताकि हमारा जो बाजरा ये अलग अलग मिलों का अलग अलग डेट दी हुई है। सबसे पहले मेरे ख्याल 26 अक्टूबर है, और नवंबर के सेकंड वीक तक पूरी की पूरी शुगर मिल्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस तरह से पिछले साल किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई गन्ने की पेराई में, पेमेंट में, उसी तरह आगे भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो हमारे प्रदेश के गन्ना उत्पादक हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भावांतर योजना शुरू की है।
लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की कि भाई इस तरह से किसानों का जो हम 2250 रुपये दे रहे हैं वो पूर्ति नहीं हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम देख रहे हैं कि अगर मान लो भाव कम आता है तो 25% तो हम खरीदेंगे, 25% बाजरा खरीदेंगे। उनमें हमारा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जो जिला है उसको प्रायोरिटी पर लिया गया है, उसमें बाजरा खरीदेंगे। और फिर भी अगर कम होता है तो फिर सरकार से होगी। कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो वहीं राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कैथल जिले को ऑक्सीजन प्लांट मिला है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इस दौरान कैथल से विधायक लीलाराम और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के 35 जिलों को, राज्य के 35 जिले हैं, उनका आज ऑक्सीजन प्लांट जो पीएम केयर फंड से समर्पित किए हैं, तो आज हमारे जिला कैथल का सौभाग्य है। उनमें से हमारा जिला कैथल भी एक है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है। और इससे मैं कहूँगी बहुत से लोगों को, यहाँ के आसपास के दूसरे जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। और जैसे कोरोना महामारी की जो बीमारी आई है, इसको देखते हुए पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तो इसमें ऑक्सीजन की थोड़ी बाद में कमी हुई, तो आगे इसमें कोई कमी नहीं रहेगी और ये पूर्णतः लोगों के जीवन के लिए ठीक रहेगी। और इसमें अभी बताया है 1 मिनट में 1000 लीटर ये ऑक्सीजन हमको देगी, तो इसकी लागत ज़्यादा ही होगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे कैथल को मिला है, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसी के साथ जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।